मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर कानूनी हो रही हैं और गैर इंसानी हो रही हैं, गैर इंसानी हो रही हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन में इन्होंने करना क्या है, इन्होंने ठेकेदारों को अस्पताल बेचने हैं, अपने अपनी मर्ज़ी से दवाई देनी है, नहीं देनी। जो वहाँ पे 25-25, 30-30 सालों से काम कर रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स, LHVs जो घर घर इंजेक्शंस लगाती हैं, इनके EPI के जो प्रोग्राम्स हैं उनको चलाती हैं, ये उनको नौकरी से फारिग करने जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इनह्यूमन है और गैर इंसानी। उन्होंने 25-25, 3-3 साल, 30-30 साल इस हुकूमत को दिए, यहाँ की पब्लिक को दिया, ठीक है, वो दे रहे हैं उनको, रातों रात ये फारिग करने लगे हैं, तो ये गैर कानूनी है। हम इसको हम अपोज करेंगे और हम अपनी बहनों के साथ हैं, अपनी बेटियों के साथ हैं, और हम उस डिस्पेंसर और हम हर उस तबके के साथ हैं जो कि इस हुकूमत जो इसकी पब्लिक को सर्व कर रहा है। कब तक चलेगा प्रोटेस्ट आपके ख्याल में? आपको क्या लगता है कोई आएगा आपकी बात सुने? आया कोई अभी तक सुबह से आपके? देखें, अगर ये हुकूमत खुद को समझती है कि ये अवामी हुकूमत है और अवाम के वोट से आई है, तो इस हुकूमत में इतना इखलाकी इक़्तिदार होनी चाहिए कि माँ बहनें 2 दिनों से सड़कों पे बैठी हैं, इनको यहाँ आना चाहिए। अगर ये गैर, वैसे हम इन्हें नहीं समझते कि ये, क्योंकि देखें अब जिस मुल्क की, जिस माशरे में ख़वातीन इस तरीके से बेयारो मददगार सड़कों पे पड़ी हो और उनको पूछने वाला तक ना हो, तो हम तो नहीं समझते कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स। हमें तो ये यहाँ घुस बैठी हैं जो इक़्तिदार पे काबिज़ हैं और इन्हों आम पब्लिक के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मैं एक बात बताता चलूँ, अगर इनके अपने बच्चे इन BHORC में ट्रीटमेंट करवा रहे होते ना, ये पहले दिन ही इधर बैठे होते, क्योंकि इन्होंने इलाज करवाना नहीं है। ये सब चीज़ों को सरमायादाराना निज़ाम, कैपिटलिज़म के ये ग़ुलाम हैं, ये IMF के ग़ुलाम हैं। IMF इनको जो कहता है उसी तरीके से कर देते हैं। यहाँ के स्टेक होल्डर्स, आपके ख्याल में इसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए IMF ने क्या? देखें, आप इनसे पूछेंगे तो ये आपको यही लारा लगाएंगे, जी हम इनको पे नहीं कर सकते। भाई क्यों पे नहीं कर सकते? एक रियासत की जिम्मेदारी क्या होती है? वो तालीम और सेहत। हमें ये तालीम और सेहत से भी इतना हमें ये समझते हैं कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग। प्राइवेटाइजेशन हो जाने से क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ी नुकसान ये है कि जो गरीब मरीज़ को इलाज फ्री मिल रहा है, ये उसे नहीं मिलेगा। जिस ठेकेदार ने अस्पताल को लेना है उसने उससे चार्ज करना है। अगर पैनाडॉल की गोली भी अब फ्री मिल रही है तो ये नहीं मिलेगी। ठेकेदार को इन्होंने क्या कहना है, ये हमारा था, इसको चला के दिखाओ। उसने क्या करना है? उसने अपना प्रॉफिट देखना है, उसने वहाँ पे बंदे फारे करने हैं, उसने वहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट नहीं देनी, उसने जो ट्रीटमेंट पहले मिल भी रही है वो महंगे दामों बेचेगा। तो ओवरऑल क्या है, मुल्क का नुकसान है। मैं वही सोच रहा, मैं जिस डॉक्टर साहब से भी बात की थी कि आपने देखा ही होगा, मैं हॉस्पिटल में एक वाक़या पेश आया था, उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, फिर ऐसा एक और वाक़या पेश आया, तो मैंने कहा हो सकता है उन्होंने ऐसा ही में कुछ रख के सोचा होगा। देखिए मेरी बात सुने, मैं देखें, नहीं, ये सिर्फ देखें 75 सालों में हुआ क्या है। आप अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएंगे ना, 75 सालों में इस रियासत ने हेल्थ और तालीम पे कितना इन्वेस्ट किया है, आपको इसका सिंपल जवाब मिल जाएगा। अब वो जो एक नर्स ने इंजेक्शन लगाया, उसने एक्सपायरी देख ली, उससे तो नहीं पता कि अंदर केमिकल कौन सा है। बेशक लिखा भी हो सेफ्ट्राइक्सोन, बना कहाँ पे है, परचेज किसने किया है, उसके अथॉरिटी कौन सी थी, स्टैंडर्ड सिस्टम था या नहीं था, उसको अगर लिया गया है, किसी ब्रांड का लिया गया या नहीं लिया गया, वो किसी डॉक्टर नर्स को तो नहीं पता। उसने तो ड्रग देखनी है। बजाय इसके कि उस फर्म को बैन करते, उस ठेकेदार को बैन करते जो इनको किक बैक्स देते हैं, इन्होंने क्या किया, नर्स को फारिग कर दिया, हथकड़ियाँ लगवा दी। तो ये देखें, पाकिस्तान में ये जो हो रहा है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और ये सिर्फ सरमायादाराना सिस्टम है, अपने ठेकेदार हैं और इन्होंने मैंने कहा ना, इनकी बातें हम सुनते ही रहते हैं कि ना कि ट्वीट आ रहा था कहीं पे, सोशल मीडिया पे मैं कहीं पे देख रहा था कि किसी हुकूमती नुमाइंदे ने ये बात भी कही थी कि जो सड़कों पर आकर बैठ गए हैं तो ये तो खिदमत करना नहीं चाहता। अगर इतना ही इनको ख्याल होता तो जो आवाम इनके बगैर सब बैठी है वो कहाँ जाएगी? सब लोग सड़कों पे, उनका कहना है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप अभी चले जाएँ सर्विसेज हॉस्पिटल में, आप देखें कितने बेडेड अस्पताल है। आपको सरकारी कागज़ों के में मिलेगा जी ऐसी या ये 1500 बेड अस्पताल है, और वहाँ इलाज कितना हो रहा है, उसकी इमरजेंसी में डेली 5000 हो रहा है। तो आप ये देखें कि हमारा वहाँ पे अमला भी है, ट्रीटमेंट भी कर रहा है। डेफिशिएंसी किस जगह पे है? एक आम मरीज़ आता है, उसको बेड नहीं मिलता, ये डॉक्टर को पकड़ते हैं, दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर को मार पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे उसके बेड्स की तादाद बढ़ानी चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है ये। बजाय इसके की जानिब से नहीं कोई जाती है सजेशन कि हमें ये चाहिए, हमारी मुतल्लिका मिनिस्टर, हम हर चीज़ भेजते हैं, हर चीज़ डॉक्यूमेंट होती है। आप अभी विजिट कर रहे हैं अस्पताल में, वार्ड में विजिट कर लें, सिंपल वाइल तक नहीं आ रही, सिंपल एक IV लाइन तक नहीं आ रही, वो भी हम मजबूर हैं कि गरीब मरीज़ों को कहते हैं कि आप बाहर से, अगर इन्होंने आके क्या करना होता है, इन्होंने आके पिक्चर शो करना होता है
यूट्यूबर खड़े होते हैं, बजाय इसके कि ये उनको टिकटॉकर भी होते हैं। लाइबिलिटीज़ जो पड़ी हैं अस्पताल को ये उनको प्रोवाइड करें। ये एमएस मुअत्तल कर दिया, ये प्रिंसिपल मुअत्तल कर दिया, नर्स मुअत्तल कर दी, बस शोशा करके चले जाते हैं। अखबार इश्तिहार देख लें आप। तो बजाय इसके कि ये पब्लिक को सर्व करें, ये डॉक्टर्स की तादाद को बढ़ाएं, LHVs की तादाद को बढ़ाएं, उनके मसाइल देखें, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, ये उनको नौकरियों से ही फारिग करने जा रहे हैं। तो ये मैडम आप क्या कहेंगी? अपना तारुफ करवा दीजिएगा पहले। जी, मैं फिर आ रहा हूँ, आप तरफ भी आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया इरशाद है। ऑल पंजाब वुमेन विंग अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को मैं एज प्रेसिडेंट डील करती हूँ और निजकारी सिस्टम के साथ हमारे तमाम मुलाजमीन डॉक्टर से लेके नायब कासा तक मुतासर होने जा रहे हैं। ना सिर्फ वो मुलाजमीन मुतासर हो रहे हैं बल्कि आवाम भी, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब आपको बता चुके हाँ जी, हैं, बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने वो बताया। सारी आपको तफसील मिल चुकी है। तो हम लोग ये अहद कर चुके हैं कि ये धरना चाहे 1 महीना 1 साल जितने दिन भी है, हम ये निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। YDA के प्लेटफॉर्म पे मेरी ये बहनें तमाम मेरे साथ हैं, हम यहीं पे बैठेंगे, अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, हम अपनी रोटी रोज़ी नहीं छीनने देंगे। हमें तो पहले ही दाल रोटी दी रहते, अब ये मैं 20-20, 25-25 साल बाद जब हम कोई जॉब नहीं करने के लायक रह गए, कहीं और जाने के काबिल नहीं रहे, अब ये हमें घरों को भेज रहे हैं। हमारी जो नौकरियों से बच्चियों को फ्री किया गया है, साथ ये आके मीडिया पे कहते हैं कि हम किसी को नहीं निकाल रहे, किसी एक बंदे को नहीं निकाला जाएगा। अगले दिन जो है वो नोटिफिकेशन आया होता है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आप जाके इनसे पूछें। क्या नोटिफिकेशन है मैडम? आप ही पूछेंगी मैडम, आप ही पूछेंगी? जी, क्या नोटिफिकेशन आया, पूछें। आज ये कहते हैं कि कोई किसी को नहीं निकाल रहा, अगले दिन जो है वो लिखा होता है कि फलां जो BHU है आ रहे हैं। बाकी से वही है कि फर्ज करें आपको प्रोटेस्ट देके कोई भी नहीं आता, क्या करेंगे आप? हो जाता है प्राइवेटाइज, तो क्या कहाँ गया प्रोटेस्ट? नहीं देखें, प्राइवेटाइज पहले नंबर पे तो हमारी पूरी 100% कोशिश है कि प्राइवेटाइज नहीं हो, ठीक है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे सॉफ्ट डिपार्टमेंट होते हैं। इनको पता है कि इस डिपार्टमेंट से कभी भी किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं आनी। ये PIU को प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे थे, ये वापडा को प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे थे, ठीक है, वो बदमाश अदारे हैं, वो नहीं होने देंगे, ठीक है। हम शरीफ लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट फिर आप शरीफ हो लोग जाएंगे, हैं, फिर हम आप नहीं हो होने जाएंगे। देंगे। हम ये शराफत देख रहे हैं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। हम इधर बैठे हैं, जब तक ये चीज़ें अपने फैसले वापस नहीं लेते, हम लोग इधर बैठे हैं, हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे। जी माँ जी, आप क्या कहेंगी? कहाँ से आप बताइए अपने बारे में। अजीज फ्रॉम सरगोदा। हाँ जी। हमारा जो प्रोटेस्ट है आउटसोर्सिंग के हवाले से है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जो आउटसोर्सिंग हो रही है, हमारे BIUs अस्पतालों को आउटसोर्स कर रहे हैं। इस बेस पे कर रहे हैं कि डॉक्टर्स काम नहीं करती, नर्सिस काम नहीं करती, मिडवाइफ्स काम नहीं करती, LHWs काम नहीं करती, LHVs काम नहीं करती, तो कौन करता है काम? हमारे वो डॉक्टर्स और हमारे वो तो भाई आगे आ जाएं। हमारे वो डॉक्टर्स, हमारे वो पैरामेडिक्स जिन मरीज उनके घर वाले नहीं देखते, लेकिन हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिक्स के मुंह पे मरीज उल्टियां कर रहे होते हैं, उन पे पेशाब कर रहे होते हैं। ईद पे छुट्टियां उनको नसीब नहीं है। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, ईद गुजरी है, मैंने अभी तक एक छुट्टी नहीं की, ईद वाले दिन भी मैं ऑन ड्यूटी थी। इसी तरह हमारे डॉक्टर्स भाई, और ये जब बियाबानों में अस्पताल थे, जब बिजलियां नहीं थी, जब लाइट्स नहीं थी, मोबाइल की टार्च पे हमारे डॉक्टर्स ने काम किया है, मोबाइल की टार्च पे हमारी LHVs ने, हम मिडवाइफ्स ने डिलीवरीज की हैं बगैर किसी असिस्टेंस के। मैं अकेले डिलीवरी करती हूँ, हमारे साथ कोई मोबाइल की असिस्टेंस लाइट नहीं होता। डिलीवरी करती जी हैं जी, ऐसे भी हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? जी, फैसिलिटीज फिर वो नहीं थी। वीडियो वायरल होती है, फिर लोग आपको इल्जाम देते हैं कि आप लोग किस सूरत जी, में कंडीशन में तब काम ये कर सब कुछ नहीं था ना, बियाबान थे, दीवारें नहीं थी, रहे हैं। चार तब भी दीवारें सरकार को नहीं नहीं थी। कभी लिख के दी। किस देर की बात, कितने दौर की बात कर रही हैं ये आप? पुरानी बातें हैं। 5-6 साल पुरानी होगी ना? 5-6 साल पुरानी हाँ, बात है। मोबाइल जब मैंने तो ज्वाइन किया था तो मेरे BIU पे बिजली नहीं थी, पूरे 5 साल बिजली नहीं थी मेरे BIU पे, हम उसमें भी सर्व करते रहे। अब BIU रिवैम्प हो गए हैं, अब 4 दीवारी बन रही है, अब गेट लग गए हैं, तो अब ये सरकार ने लगा के दी हैं। जी, अब ये रिवैम्प कर रहे हैं ना, तो अब हमें तो निकाल रहे हैं ना, अब हमें निकाल रहे हैं। अब ठेकेदारी निज़ाम आ गया, अब वो ठेकेदारों को दे रहे हैं। क्या हम अंधे हो गए? क्या हमारी सर्विसेज खत्म हो गई है, या हम बहरे हो गए, या हम लूले लंगड़े हो गए कि हम सर्विसेज नहीं दे सकते? वही जो काम हमारे डॉक्टर्स और हम लोग पहले कर रहे थे, क्या अब हम वो नहीं कर सकते? क्या हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कम्प्रोमाइजिंग हो गई है? पोलियो कौन करता है? आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को सस्पेंड किया गया है पोलियो ट्रेनिंग की वजह से। कौन करता है पोलियो?